तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और उसके लिए जो वर्क एनर्जी थ्योरम है हम उसका यूज कर रहे हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी, जो कार पहले से मोशन में है, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो रेस्ट में आने वाली है, अगर वो कार या फिर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंपार्ट करती है तो वो रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या बन गई कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गया 0। अब अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है यहाँ पे, तो ऊपर का एक्सप्रेशन जो है उसमें क्या होगा, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लिखूंगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फोर्स में आता है एम ए, लेकिन रिटार्डेशन इसलिए मैं उसको ले लूंगा माइनस ऑफ एम ए इंटू एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है s इज इक्वल्स टू आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय m इंटू ए। तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले से अगर बॉडी की या फिर कार की काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, s इक्वल्स टू ई अपॉन एम ए, ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में डेटा दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ई को रिप्लेस करके हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम ए, तो एम कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। देखो समझ में आता है क्या? यस सर, समझा। इसका मतलब क्या होगा, जो भी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा यस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होगा। अगर वहां पे एक्सेलरेशन जो इंपार्ट हो रहा है वो कांस्टेंट दिया है, तो अगर एक्सेलरेशन भी वेरी हो रहा है तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो है क्लियर। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस की तरह अगर हमें स्टॉपिंग टाइम निकालना हो तो भी हम क्या करेंगे, सेम ही पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। बस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या करेंगे, मोमेंटम इंपल्स की कंसेप्ट लेंगे। ठीक है, स्टॉपिंग टाइम, और ये बस यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो हम यहाँ पे s इक्वल्स टू देख रहे थे, क्या था, E डिवाइडेड बाय फोर्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था, ये f इंटू एस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू बनेगा एम वी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ f। अगर आपको f के फॉर्म में डेटा दिया है तो और एक फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। एंड अगर आपको बोला है कि कार को अपन ब्रेक सप्लाई नहीं कर रहे, वो मोशन में है, जा रही है ऑन द रोड, लेकिन उसको रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सरफेस ऑफ रोड एंड टायर, तो उस केस में हम F को रिप्लेस करेंगे बाय म्यू इंटू एम जी से। फिर उस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू एम इंटू जी। तो यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, यस बनेगा वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू इंटू जी। ठीक है, ये और दो एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस के मिलते हैं। ठीक है, सेम केस अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें मालूम है J इक्वल्स टू होता है चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, एनएलएम में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, J का मतलब है इंपल्स, एंड इंपल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल्स टू, एक मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, दूसरा मोमेंटम बनेगा यानी ये रहेगा m इंटू वी। तो यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम बनेगा m इंटू वी अपॉन एफ, यानी कि यहाँ पे मास एंड फोर्स अगर कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग टाइम जो है वो वेलोसिटी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज t प्रोपोर्शनल टू v है। ठीक है, और उसके बाद में अगर फिर से अगर आपको बोला है कि कार रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्शनल फोर्स है तो हम F इक्वल्स टू म्यू एम जी पुट करेंगे, एम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो T बनेगा V अपॉन म्यू इंटू जी। T बनेगा V अपॉन म्यू इंटू जी। ठीक है, तो ये हो गए स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। है क्लियर सबको? तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड हमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक्स में पढ़ने थे, एक बेसिक काइनेटिक एनर्जी,
देन वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। अगर अभी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखने के लिए जाएंगे तो वहां पे आती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया था, एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाएगा, एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, या फिर उसको अपन कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ग्राउंड से रिलेटेड वो कितने हाइट पे है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन हम डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन बनेगी कि एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है। और फिर से पोटेंशियल एनर्जी का जो इन जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है mgh, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की है कि ये पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन चेंज होती है। जैसे कि अगर आपको बोला है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में सेम फॉर्म चेंज होके हमें मिलता है -gmm/r अगर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो वही अगर पोटेंशियल एनर्जी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, K(Q1Q2)/R। वही पोटेंशियल एनर्जी अगर स्प्रिंग की केस में आती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो कितनी आती है, हाफ ऑफ K इंटू एक्स का स्क्वायर। यानी पोटेंशियल एनर्जी की केस जो है वो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस चेंज होती है। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे एप्लीकेशन में पहले से ही डिस्कशन कर लिया है, तो यहाँ पे कुछ नया दिखने को नहीं मिलेगा। कंसेप्ट वही होगी कि हर बार क्या होगा, वर्क डन किया जाएगा, दैट वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बस डिपेंड करेगा कि वर्क डन किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, इसलिए उस फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये वर्क डन स्टोर होगा। ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले डिस्कशन हो चुका है, ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या फिर स्प्रिंग हो, बस इस टॉपिक के अकॉर्डिंग वहां पे आपको न्यूमेरिकल डेटा देके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने सेपरेट स्टडी कर दी। इसके बाद में आती है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हमने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या होता है, क्या है मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिक्स में इन जनरल कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है और उसमें बॉडी अपनी पोजीशन एंड वेलोसिटी चेंज कर रही है, ये सिचुएशन है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करे, क्या करे, तो मेनी टाइम्स आप अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वहां पे आपके आंसर्स आ जाते हैं। दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही पार्ट है, बट यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात चलेगी, और मैकेनिकल एनर्जी मतलब होगी सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। क्लियर। अब काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, उसका कंजर्वेशन हो गया। और यहाँ पे टॉपिक में पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड आपको एक पॉइंट प्रोवाइड किया है जो सर्कुलर मोशन का है। मैंने पहले ही बोला था सर्कुलर मोशन 3 टॉपिक में डिवाइड करके आपको देते हैं, जिसमें बेसिक सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स है वो हमने मोशन इन ए प्लेन में पढ़ा है, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। देन उसके बाद में सर्कुलर मोशन का जो डायनेमिक्स का पार्ट है वो हमें रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ने को मिलता है। एंड उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी का जो पार्ट है उसमें हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट पढ़ना होता है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स कंबाइन करके हमने सर्कुलर मोशन में पहले से ही पढ़ लिए थे, यानी कि वर्क पावर एनर्जी इस टॉपिक के सिलेबस में कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये पॉइंट्स छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सबके पास मॉड्यूल्स है, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम दिस मॉड्यूल कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक, कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक के जितने सारे सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है बाय टुमारो आपको कंप्लीट करने हैं एट एनी हाउ, ठीक है। ये नहीं है मॉड्यूल, तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया ना। कोलिजन का पार्ट छोड़ के जो भी कंसेप्ट एप्लीकेशन, पावर क्या होता है, पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, इसको अपन बोलते हैं एज ए पावर। इट इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू W बाय T, और इसका SI यूनिट होगा जूल पर सेकंड, जिसको अपन कंसिडर करते हैं एज ए वैट, और उसमें आएगा 1 किलोवाट, इसका मतलब होगा 10 टू द पावर 3 वैट। एंड वहां पे आएगा 1 HP, ये भी पावर का यूनिट है, जिसमें होंगे 746 वैट।
और हम यहाँ पे पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ और एक्सप्रेशन ऐसे मिलते हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी पावर बनेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं, यानी पावर का फॉर्मूला मिलेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर हमें इसको अगेन वर्क की तरह वेक्टर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, क्योंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को हम पावर बोलेंगे। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट है मतलब यहाँ पे cos थीटा इंट्रोड्यूस होगा, यानी ये बनेगा एफ वी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये हो गई पावर, जो पहले से हम पढ़ चुके हैं, पहले से मालूम है, इतना कुछ खास यहाँ पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये पावर से रिलेटेड एक पॉइंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वाटर लिफ्टिंग कैपेसिटी की या फिर एफिशिएंसी की बात है, वो आप सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करोगे तब आपको वो क्लियर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोलिजन छोड़ के बाकी सारी बातें इस टॉपिक की हो गई है। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट